तो देखो आपका चैप्टर नंबर 15 है पॉलीमर, और पॉली मीन्स मेनी एंड मीन्स मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल से जो जुड़ के बनता है उसी को हम पॉलीमर कहते हैं। डेफिनेशन भी यही बता रहा है, एडिशन ऑफ मोनोमर्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन एटम्स, है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जांपल के लिए इथीन एक मोनोमर है जिसको पॉलीमराइजेशन किए तो बहुत सारा मॉलिक्यूल, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। जनरली डबल बॉन्ड ही होता है, डबल बॉन्ड टूटा, ओपन हुआ तो एक मॉलिक्यूल जुड़ा, दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ा, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के पॉलीथीन बनाते हैं, और ये किस में कंसिडर किया जाएगा, पॉलीमर में। इसके बाद टाइप्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो किसके आधार पे, सोर्स के आधार पे कहाँ कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक हो गया नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर मतलब जो आप प्लांट्स या एनिमल हमारे नेचर से हमको मिलता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन और फिर रबर, है ना, ये सब। और दूसरा आप लिखिए, इसके बाद दूसरा क्या लिखिएगा, सिंथेटिक। सिंथेटिक बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सिंथेटिक का मतलब आप समझते हो, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है, सिंथेटिक पॉलीमर विच इज़ मैन मेड। और मैन मेड क्या कहाँ तैयार होता है, लैब में, है ना, सिंथेटिक पॉलीमर या मैन मेड पॉलीमर, है ना। सो लिखो पॉलीमर polymers which prepare in the lab मैन मेड होते हैं इनको। इसको आप मैन मेड भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, आर्टिफिशियल पॉलीमर। तो एग्ज़ाम में लिखिएगा ना तो ये सब लिखिएगा, इट इज़, है ना, मैन मेड, सेंटेंस बना के लिखिएगा ऐसे शॉर्ट में नहीं। और क्या लिख सकते हैं, और आर्टिफिशियल पॉलीमर। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा है 2-3 बार, आर्टिफिशियल पॉलीमर। तो जरा एग्जांपल बताओ तो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स के बोल सकते हो। ये पॉलीथीन जी, पॉलीथीन कहीं मिलता है क्या डायरेक्ट, नहीं, ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं लैब में, है ना, तो पॉलीथीन इसमें आ जाएगा। फिर बहुत सारे हैं जो इतना आप कुछ देख रहे हो। स्विच किससे बना हुआ है, ये बेकेलाइट, ये बनाया जाता है। टायर, रबर, जो आप रबर की बात किए थे, टायर भी रबर का ही फॉर्मेशन है बट हार्ड है, तो ये सब प्रिपेयर किया जाता है, तो इसीलिए ये सब सिंथेटिक पॉलीमर में आएगा। और तीसरा इतना नहीं पूछा जाता है, ये है तुम्हारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर ये सेलुलोज डेरिवेटिव होता है, सेलुलोज से टूट के बनते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज। और इसका एग्जांपल होता है, सेलुलोज से ही बना, सेलुलोज नाइट्रेट, है ना। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्क्स में पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा, लिखने आता है सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो सोर्स के आधार पे हो गया। उसके बाद बी पार्ट भाई स्ट्रक्चर के आधार पे, नहीं तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पे भी 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। लीनियर पॉलीमर, पहला कौन होगा, लीनियर, मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर में होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं होगी इसमें। तो लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। तो लीनियर पॉलीमर में लिखिए, पॉलीमर्स आर exist in open chain, ओपन रहेगा, आपस में ब्रांचिंग नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर से मतलब हुआ जैसे ये लीनियर चेन जा रहा है और ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये लीनियर कहलाएगा। लेकिन अगर इनमें ब्रांचिंग हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन। लिखिए ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर।
तो इसमें होगा पॉलीमर्स आर एग्जिस्ट, पॉलीमर्स, या ये लिख लो पॉलीमर्स इन विच चेन या लीनियर चेन are branch with other chain। देखो दो चेन के बीच में क्या होगा, वो ब्रांचिंग होगी। जैसे देखिए ये इनके बीच में जैसे ये ब्रांचिंग है तो ये क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन या लीनियर चेन, है ना। तो जिसके बीच में ब्रांचिंग नहीं है वो आपका ओपन कहलाएगा, अदरवाइज ब्रांच चेन पॉलीमर कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा होता है क्रॉस लिंक। तो आप पहले इतना लिखो, तो पॉलीथीन जानते ही हो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है, आसानी से आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, बट हाई डेंसिटी थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे बकेट्स वगैरह जो आप बाल्टी वगैरह यूज करते हो प्लास्टिक का, तो वो उसको आप नहीं स्ट्रेच कर सकते क्योंकि उसमें बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई है। इससे भी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है किसमें, क्रॉस लिंक में, या कह सकते हो नेटवर्क सॉलिड में। तो लिखिए तीसरा क्रॉस लिंक, पूरा बहुत सारे लिंकिंग हो जाते हैं इसमें। क्रॉस लिंक जिसको बोलते हैं कि नेटवर्क टाइप सॉलिड बन गया, नेटवर्क पॉलीमर। जैसे डायमंड वगैरह है ना, एक नेटवर्क बन जाता है, इतना बॉन्डिंग हो जाता है कि उसमें आप ब्रांचिंग नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये बेकेलाइट स्विच वगैरह होती है ना, ये इसी का बना होता है, मतलब इसके अंदर यही पॉलीमर्स होते हैं, यही बॉन्डिंग होती है। तो लिखिए when linear chain polymers are cross linked to each other and form a network like structure, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट, जो स्विच जानते हो ना, बेकेलाइट स्विच, जितने भी इलेक्ट्रिक स्विच है बेकेलाइट का ही यूज करता है, ठीक है। तो यूज वगैरह आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें बहुत सारे क्रॉस लिंक होंगे, जैसे ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इधर जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है, पता नहीं चलेगा, लेकिन इतने सारे ये जुड़े हुए हैं, कोई इससे जुड़ा हुआ है, कोई इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंक हो गया, तो बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अब देखोगे स्विच बहुत स्ट्रांग होता है ना, बहुत हार्ड होता है, तो यही होता है क्रॉस लिंक। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके स्ट्रक्चर के आधार पे। तीसरा हम पढ़ेंगे इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। तो लिखिए सी पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके आधार पे 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। पहला जो तुम्हारा होता है वो होता है इलास्टोमर। तो ये जो होते हैं इलास्टिक इन नेचर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। तो लिखो those polymers
which are elastic in nature, are elastic in nature and can be, मतलब इसको आसानी से स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे रबड़ नहीं देखते हो, नेचुरल रबड़ है ना, तो इलास्टिक इन नेचर एंड कैन बी ईजिली स्ट्रेच, इसको आसानी से हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेच। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल बताओ, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर को आप आसानी से खींच सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर यूज करने के लिए, हार्ड करने के लिए, फिर हम मतलब डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल रबर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, प्लांट से जो मिलता है रबर वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो उसको हार्ड करना पड़ेगा, और हार्ड बनाने के लिए उसमें हम थोड़ा सल्फर ऐड करते हैं 2 to 5%, उससे उसका हार्डनेस बढ़ जाता है। जो आप रबर यूज़ करते हो ना, आपने देखा होगा है ना, चीज़ों को बाइंड अप करने के लिए या है ना, इस सब के लिए यूज़ करते हैं, तो वो जो रबर यूज़ किया जाता है उसको हार्ड बनाया जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो कभी कभी ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसी में लिख लो कि क्या होता है वल्कनाइजेशन, यहीं पे नेचुरल रबर के साथ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये आपका एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, तो ये लिखने आ सकता है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। तो नेचुरल रबर को हार्ड बनाने के लिए, यूज में लाने के लिए हम उसमें सल्फर ऐड करते हैं, तो लिखो when we add 2 to 5% sulfur, when we added 2 to 5% sulfur into the किसमें, into the natural rubber किस लिए करते हैं, to make it hard, to make या to improve hardness ना, to improve hardness। Okay, this process is called वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इसको लिख सकते हो, ये 2 मार्क्स में आ सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, उसमें पहला तो आपने देख लिया नेचुरल रबर, इलास्टोमर, दूसरा है तुम्हारा फाइबर, तीसरा थर्मोसेटिंग और लास्ट थर्मोप्लास्टिक, ये चारों बांधने के लिए। दूसरा लिखिए फाइबर्स, इसमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो लिखो these polymers have a strong force of attraction, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसका एग्जांपल लिख लो नायलॉन 6/6, ये जितना रस्सी वगैरह थ्रेड बनते हैं इसी से बनते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल जरूर याद रखिए, एग्जाम में लिखने में काम आएगा। फिर तीसरा लिखो थर्मोप्लास्टिक, इसमें नाम में ही आंसर छुपा हुआ है भाई, प्लास्टिक है। और प्लास्टिक के बारे में आप जानते हो, प्लास्टिक में एक नेचर होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है हीट करने पे, और कूल करने पे क्या हो जाता है, हार्ड, आपने देखा होगा।
जब प्लास्टिक को आप गर्म कीजिएगा तो थोड़ा हार्ड होता है। नायलॉन के बारे में, नायलॉन थ्रेड में आएगा, उसमें फाइबर में आएगा। नायलॉन जो तुम रस्सी देखी हो ना, उसका तो कपड़ा भी बनता है। क्या? हाँ कपड़ा बनता है, तो वो हार्ड होता है। हार्ड हुआ ना तब ना बना है रस्सी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हार्ड नहीं है, नहीं उसमें हार्ड है। आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। अच्छा प्लास्टिक को जैसे स्ट्रेच कर देते हो, इसको कर पाओगे नहीं, तो क्या आखिर रीजन है? सॉलिड को हम स्ट्रेच नहीं कर पा रहे, रीजन क्या है? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और जैसे जैसे सॉलिड सॉफ्ट होता जाएगा उसको हम आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। रबड़ को कर सकते हैं ना, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। देखो पहले वाला रबड़ ही तो था, उसको आसानी से हम स्ट्रेच कर सकते थे। इसमें थोड़ा और हार्डनेस बढ़ा। कपड़ों का भी थ्रेड जो होता है ये फाइबर ही कहलाता है, नहीं बोलते फैब्रिक कैसा है जी, कॉटन है ना, टेली कॉटन है, पॉलिस्टर है, आगे पढ़ेंगे पॉलिस्टर भी आएगा, और फाइबर है। फाइबर का जनरली ये नायलॉन 6 का ये बनता है, रस्सी वगैरह बनता है, ठीक है, तो वो रोप में यूज करते हैं। हाँ जी, थर्मोप्लास्टिक। आप प्लास्टिक समझ ही रहे हो तो लिखो इनका, दीज आर soft on heating and hard on cooling। एक बार गर्म कर दिया तो फिर जैसे इसमें कौन आ जाएगा तुम्हारा प्लास्टिक को गर्म करो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर ठंडा कर दिया तो जम जाएगा, फिर कूल करो। जैसे कभी पेन का इंक वगैरह वो होता है, बच्चे बचपन में जलाते हैं तो देखते हो सॉफ्ट होता है, गिरता जाता है लिक्विड, और लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जहाँ जम गया वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो ठंडा होने पे हार्ड हो गया। लास्ट लिखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना। थर्मोसेटिंग तो इनके साथ क्या है, थर्मोसेटिंग में ये परमानेंटली चेंज हो जाते हैं। इनमें क्रॉस लिंक होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? नेटवर्क होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है ना। तो ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होता है। लिख लो दीज हैव strong cross link force। Therefore it changes permanent आफ्टर हीटिंग। एक बार आप इसको गर्म कर दीजिएगा तो ये परमानेंट चेंज हो जाएगा आफ्टर हीटिंग, दोबारा आपको वापस वो नहीं मिलेगा। जैसे तुमको एग्जांपल एक देते हैं, बेकेलाइट जानते हो ना, बेकेलाइट को अगर गर्म कर दिए तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा। जैसे स्विच वगैरह कभी जल गया तो दोबारा उसको रीयूज नहीं कर सकते, रीसाइकल भी नहीं होता, क्योंकि इतना हार्ड होता है कि एक बार वो जल गया तो उसके स्ट्रक्चर को आप फिर दोबारा से रिटेन या दोबारा नहीं ला सकते हैं। तो ये एकदम सेट हो जाता है ना। तो थर्मो, इन दोनों में बाबू डिफरेंस पूछता है 2 मार्क्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक? ठीक है, तो दोनों का लिख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 3 तरह पे हो गए। और इसके बाद एक लास्ट है 4, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन कर लो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे हम बनाते हैं? तो हम 2 तरीके से पॉलीमर बनाते हैं, एक एडिशन रिएक्शन से, एक कंडेंसेशन रिएक्शन से। ठीक है, ये दोनों 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप। और तुमको पता है दोनों टाइप कौन कौन होंगे, है ना। पहला हो गया एडिशन पॉलीमर और दूसरा कंडेंसेशन। तो पहले हम एडिशन की बात करते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं, और फिर कंडेंसेशन की बात करेंगे। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है।
मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स क्या होंगे, ऐड होते जाएंगे और फॉर्म कर देंगे एक लीनियर लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन पॉलीमर्स, है ना। लिखो एडिशन पॉलीमर में लिखिए when monomers are added and form a long chain structure, a long chain structure. Okay, such polymers are called एडिशन पॉलीमर। बस ऐड होते चले गए। और आप जानते हैं एडिशन रिएक्शन किस में होता है, बताए थे ना ऑर्गेनिक में। एडिशन रिएक्शन के कब होता है, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 किसके साथ कराते थे, डबल बॉन्डेड के साथ। ये जब भी होगा किसके साथ होगा, डबल बॉन्डेड के साथ। जैसे अभी बताया ना पॉलीथीन में क्या होता है, इथीन मोनोमर होता है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि सबका मोनोमर्स कौन होगा, ठीक है आगे लिखवाएंगे, सबका मोनोमर्स कौन होगा। अब बहुत के तो नाम में ही आंसर छुपा होता है। जैसे इसका पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा जी, इथीन होगा, है ना, तो ये नाम में ही छुपा। और इथीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। तो ये जितने एडिशन पॉलीमर बनेंगे सब कैसे होंगे, डबल बॉन्डेड होंगे। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके मोनोमर्स एग्जाम में पूछते हैं, तो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं मोनोमर्स। चलिए लिखिए एडिशन पॉलीमर्स में, ठीक है। चलिए देखिए, तो एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल्स कुछ हैं आपके सामने। पॉलीथीन, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा और ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, क्योंकि हमने n मॉलिक्यूल्स लिया था। तो बहुत सारे ये मोनोमर्स, और आपको ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसका मोनोमर क्या होता है पॉलीथीन का, तो ये इथीन होता है। जैसे टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो भाई ये भी डबल बॉन्ड ओपन हुआ और इन चेन मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। उसी तरह पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके नाम में ही आंसर छुपा हुआ, विनाइल क्लोराइड। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े वो डबल बॉन्डेड होता है, तो उसको विनाइल क्लोराइड। तो ये कौन हो गया इसका मोनोमर्स, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन पेपर मिला भी है, उसमें डिस्कस कर देंगे। और बताइए डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, CH2Cl और इधर ओपन चेन CH2, ठीक है। तो यहाँ पे एक H होगा और ये बॉन्ड ओपन हो गया, तो यहाँ पे कोई और आके मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, यही मॉलिक्यूल बार बार जुड़ते जाएंगे, इसी को हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। बताओ ये ऐड होता जा रहा है कि नहीं बहुत सारा, तो इसी को एडिशन पॉलीमर कहेंगे। और कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, एडिशन पॉलीमर के। अगेन मैं बोल दूँ, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसका मोनोमर्स क्या होगा। मोनोमर्स याद रखिएगा, खास करके टेफ्लॉन इंपॉर्टेंट है। पॉलीविनाइल क्लोराइड में तो इसी में नाम में दिख रहा है आंसर, पॉलीथीन में भी इसी में नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। तो कुछ जो है टेट्राफ्लोरोइथीन, तो ये सब नाम यहाँ से देखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए ये सब हो गया आपके एडिशन पॉलीमर। और दूसरा पॉलीमर कौन है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, सेकेंड कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब समझते हो कि वाटर रिमूव होगा। क्या होगा रिमूव, वाटर रिमूव होगा। तो कब होगा, जब आप एडिशन करोगे पॉलीमर्स का और उसमें क्या रिमूव हो जाए, वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो लिखिए those polymers which are formed by addition of monomers ऐड होंगे,
एडिशन ऑफ मोनोमर्स विथ एलिमिनेशन, साथ में टूटेंगे भी, विथ एलिमिनेशन ऑफ या रिमूवल ऑफ क्या, वाटर। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, वाटर जरूर बाहर निकलेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। देखो, आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा, पहला है डेक्रॉन, टेरेलीन इसी का नाम है, एंड नाइलॉन 66, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पूछता है, और बेकेलाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। आइए इनका मोनोमर्स जानते हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछेगा, मोनोमर्स क्या क्या होते हैं। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं सभी एग्जाम्पल्स का। तो पहला एग्जाम्पल है टेरेलीन, क्योंकि ये टेरेलीन का दूसरा नाम क्या है, डेक्रॉन। तो डेक्रॉन और टेरेलीन एक ही बात है, तो इसके मोनोमर्स आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको मोनोमर्स याद रखना पड़ेगा। पहले इसमें तो ये याद रखो कि इसमें कौन सा लिंकेज होता है, एमाइड लिंकेज, इसमें नहीं, ईस्टर। ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलिस्टर का। पॉलिस्टर बनता है ना कपड़े का, कपड़े बनते हैं पॉलिस्टर्स के, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलिस्टर का। इसके बीच में जो लिंकेज होगा वो होगा ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज, पॉलिस्टर। ईस्टर तुम लोग जानते हो कैसा दिखता है जी, सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, आर हो जा, यहाँ आर लगा देते हैं, COOR ईस्टर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कैसा लिंकेज मिलेगा, ईस्टर लिंकेज। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भाई ईस्टर लिंकेज किस में मिलेगा, तो तुमको आंसर टिक करना है डेक्रॉन में। ठीक है, दो लिंकेज याद रखने होते हैं, बॉन्डिंग मतलब बॉन्डिंग, लिंकेज मतलब बॉन्डिंग। ईस्टर लिंकेज ही मिलता है डेक्रॉन में, यानी पॉलिस्टर में। तो आइए इनका जरा मोनोमर की भी बात करें, मोनोमर्स कौन कौन होते हैं इसके। तो इसके मोनोमर्स होते हैं तुम्हारे इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल प्लस इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, है ना, इसमें होता है टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड, हाँ, टरथैलिक एसिड। देखो इसको बनाना बड़ा आसान है, हालांकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस होता है ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव। ईस्टर लिंकेज पूछ सकता है आपसे, है ना, तो ये आप सब चाहो तो मेंशन कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव में निकालेगा एग्ज़ाम में। बट आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो एक को सीख लो, हम पीछे भी स्ट्रक्चर बनाते आए हैं, तो आइए इसका भी सीखते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल देखो कैसे बनता है बाबू, आपका बहुत सिंपल सा मेथड है। इथिलीन से मतलब 2 कार्बन और ग्लाइकोल मतलब 2 अल्कोहल, तो ये है इथिलीन ग्लाइकोल। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, ठीक है। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरस्टूड है, इसको आप चूँकि डायग्राम ज़्यादा गंदा ना हो तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख लो, OH, ठीक। अब दूसरा कौन है, टरथैलिक एसिड। ये बेंजीन रिंग में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक COOH और एक COOH, ऐसा। बोलो कोई दिक्कत, आइए दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, कैसे ऐड होंगे देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखिए यहाँ से OH और यहाँ से एसिड क्या देगा, H, अपना H, तो वाटर रिमूव हो गया कि नहीं हो गया, बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो देखिए ये आफ्टर पोलराइजेशन कैसा दिखेंगे, इधर से OH, वहाँ से भी OH रिमूव होगा, तो देखिए CH2 ऐसा बॉन्ड रहा, OH उधर आगे वाले से, और फिर CH2 यहाँ पे तुम्हारा OH गया। तो देखिए ये 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन को कैसे लिंकेज दिखाओगे, यहाँ पे लिंकेज दिखाइए। तो लिंकेज अगर हमको दिखाना है तो एक ऑक्सीजन ऐसा है, एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ ऐसा दे दीजिए। बताइए ईस्टर लिंकेज बन रहा है कि नहीं, यही है तुम्हारा ईस्टर लिंकेज। और उसके बाद कौन है, बेंजीन रिंग,
तो बेंजीन रिंग बना दीजिए। और उसके बाद कौन है, उसके बाद इधर से भी H निकलेगा तो फिर से ईस्टर लिंकेज ही मिलेगा, नया वाला बॉन्डिंग। और ऐसे मॉलिक्यूल ढेर सारे हो जाते हैं, इससे ये ओपन बॉन्ड से और मॉलिक्यूल जुड़ते रहेंगे, तो इसी को हम कहते हैं डेक्रॉन या पॉलीस्टर। ये है तुम्हारा, तो ये है तुम्हारा एग्जाम्पल रिएक्शंस अगेन एग्जाम में कम पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव्स याद रखिए कि कौन है इसके मोनोमर्स, ठीक है। और दूसरा जो है तुम्हारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक था ये पॉलीस्टर और दूसरा सेकंड पार्ट जो है वो है पॉलीएमाइड। मतलब कैसा लिंकेज होगा, एमाइड लिंकेज। और एमाइड लिंकेज तुम लोग जानता है जी कैसा होता है, CONH2, इसी को ना एमाइड कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें क्या रिमूव हुआ जी, वाटर रिमूव हुआ कि नहीं, एडिशन हुआ, तो एडिशन ऑफ मोनोमर्स, बट साथ में क्या एलिमिनेट हुआ, वाटर। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि वाटर भी एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ पे क्या एलिमिनेट हो रहा है, वाटर। इसीलिए ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो है तुम्हारा नाइलॉन 66। इसके अंदर पाया जाता है कौन सा लिंकेज, पॉलीएमाइड लिंकेज, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। नाइलॉन 66 के आप लिखिए ये मोनोमर्स के नाम, क्योंकि वही एग्जाम में पूछेगा। तो इसके मोनोमर्स होते हैं, लिखिए इसके मोनोमर्स आपके एडिपिक एसिड होता है और हेक्सामिथिलीन डाइएमीन प्लस तुम्हारा एडिपिक एसिड ये होता है। आइए इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। तो हेक्सामिथिलीन मतलब 6 एमीन होंगे और इसमें कितने डाइएमीन होंगे, 2, NH2 ऐसा। और देखो स्ट्रक्चर बना सीखे है ना, 6 इस तरह का कार्बन, यहाँ पे 6 होंगे टोटल, ये कितने होंगे जी, 6। अच्छा एडिपिक एसिड वो कैसा दिखता है, देखो वो तुम्हारा CH2 और इधर एसिड और इधर भी एसिड, और टोटल ये 4 और 2 6 होते हैं, इसी को बोलते हैं एडिपिक एसिड। इन दोनों का आपस में कंडेंसेशन पॉलीमर ऐड होंगे, और ऐड होंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH ऐसे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर रिमूव हो जाएगा। आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको वो नीचे कर दो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो यहाँ मैं बनाता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह है हमारे पास। तो भाई वाटर तो रिमूव हो गया, आपको समझ में आ गया। अब बाकी एज इट इज लिखते जाइए, NH ये बॉन्डिंग ओपन हो जाएगा, CH2 टोटल तुम्हारे पास 6 होगा। उसके बाद CO then CH2 4 and then again CO, इस तरह का। तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये है तुम्हारा एमाइड लिंकेज। वहाँ पे नाइट्रोजन था, एक सेकंड ये छूट गया। एमाइड लिंकेज कहाँ पे मिला, ये मैं एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो C2H6 के बाद क्या है, एक नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड, यही बॉन्डिंग जो है तुम्हारा एमाइड लिंकेज है, CONH2, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड का नाम, वाटर भी रिमूव हो रहा है जी, यहाँ पे वाटर तो रिमूव हो ही रहा है। इसी का नाम क्या है, इस पूरे कंपाउंड का नाम जो है, इसका नाम है नाइलॉन 66। यहाँ पे लिख देता हूँ नाइलॉन 66, ठीक है। चलो थोड़ा ऊपर कर देते, अभी दिख रहा हो, हाँ। तो ये नाइलॉन 66 है, यही बन गया मेरा नाइलॉन 66। तो देखो कितना कंडेंसेशन के बाद बन रहा है और एडिशन हो रहा है, तो काफ़ी इसमें लिंकेज भी तुम्हारा एमाइड लिंकेज मिल रहा है। तो ये 2 सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई कौन सा लिंकेज मिलता है, ठीक है। चलो इतना लिखो तो
हाँ, तो ये दो पॉलीमर ऐसे हैं जो तुम्हारा कंडेंसेशन इसलिए कहलाते हैं कि क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स ऐड तो हो रहे हैं लेकिन साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। एक और एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमर का, लिखिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो हम बार बार यूज कर भी रहे हैं, बेकेलाइट। बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का मोनोमर आपसे पूछेगा, तो बेकेलाइट का मोनोमर होता है फिनॉल। कौन होता है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और तुमको फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता होगा, HCHO। इसका मोनोमर, बेकेलाइट का मोनोमर, ये दो फिनॉल। फिनॉल कैसा दिखता है जी, बेंजीन में वो H लगा दो। तो यही है तुम्हारा मोनोमर ऑफ किसका, बेकेलाइट। आया बात समझ में। देखो यही क्वेश्चन हम छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, देखिए 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, ये भी पूछता है, बेकेलाइट इज प्रिपेयर फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग। फिनॉल के साथ किसका रिएक्शन कराएंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का। बोलो कोई दिक्कत, कौन सा आंसर होगा, 7 का ए हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें, अरे बकलोली, ओ सॉरी एसीटल नहीं, सी होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा ना, एसीटल डिहाइड नहीं, फॉर्मल्डिहाइड इसको कहते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो चलिए, और कौन क्वेश्चन छोड़े थे, और भी लगता है बेकेलाइट पे छोड़े थे। देखिए हाँ, 18 नंबर लॉन्ग का पूछा है ना कि बेकेलाइट कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो बेकेलाइट इज प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, बस इतना लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, उसमें अंतर लिखना है, थर्मोप्लास्टिक और पीवीसी में क्या अंतर है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। पीवीसी में कौन सा यूज करते हैं, पीवीसी बनाने के लिए पढ़ा ना हमने, विनाइल क्लोराइड यूज एज अ मोनोमर, ठीक है। एक छोटा सा और है जो कभी कभी पूछता है, वो भी लिख लो, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर मतलब दो मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से जो जुड़ के बनेगा। लिखिए, पॉलीमर which is formed by combination of two different monomers, दो डिफरेंट मोनोमर्स से मिलके बने, उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स आता है, तुम्हारा एग्जाम्पल है बुना S, फिर बुना N, ये सब है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। लिख लीजिए बुना S और बुना N, और इसके मोनोमर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। बुना S में होता है ब्यूटा 1,3-डाइइन, IS से हो जाएगा स्टाइरिन। कौन हो जाएगा, स्टाइरिन, ये दोनों होते हैं। ये इसमें भी वही होता है तुम्हारा, बुना 1,3-डाइइन, ये तो सेम ही रहता है, प्लस N से हो जाएगा तुम्हारा एक्राइलोनाइट्राइल, इसमें होता है एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये इसके क्या है, मोनोमर्स है। चलिए लिखिए इसको, लिख लीजिए, ये कोपॉलीमर हो गए। दोनों देखिए डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं, और चाहो तो यहाँ पे नोट में लिख लो, नोट में कि ये क्या है, सिंथेटिक रबर होते हैं, है ना। हाँ लिखो ना, पहले ये फर्स्ट पॉइंट लिखो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, अभी आपने बोला ना सिंथेटिक रबर, ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा पूछ सकता है, ये जो सिंथेटिक रबर होते हैं, और इसमें एक और पूछ सकता है कि नेचुरल रबर का मोनोमर कौन है। तो लिख लो, तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कभी कभी। मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, इसका होता है आइसोपेरीन। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आइसोपेरीन। ठीक है, तो ज़्यादातर तो अब आपको मोनोमर्स के बस नाम पूछेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, तो यही था तुम्हारा सिलेबस में। अब बताइए, हाँ कितना नंबर बोले आप? हाँ 8 नंबर, यही था ना ऑब्जेक्टिव। हो गया कंप्लीट। तो यही था तुम्हारा एक छोटा सा चैप्टर पॉलीमर। अब बताइए, इसमें और कोई डाउट है? सब ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल चुका है आप लोग को? किसी का नहीं मिला तो बताइए, जल्दी से बता देते हैं। सबका हो गया ना 15 तक? अब बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कि वो सब करवाया हुआ है, लिखाया हुआ है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। और अच्छी बात यह है कि ये तुम्हारा सिर्फ बिहार बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड से ये सिलेबस में हटा देगी। आपने देखा होगा सीबीएसई बोर्ड से हटा चुका है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड में है। 15 नंबर और 16 नंबर ये दोनों हमने कंप्लीट करा दिया, पॉलीमर और केमिस्ट्री एंड विलर। ये दोनों चैप्टर किस में है? बिहार बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में 14 नंबर तक ही है, जो तुम्हारा कौन है? बायो मॉलिक्यूल्स। ये दोनों में है, बिहार बोर्ड और सीबीएसई। तो आपको ये तो ठीक है, तो इसको हम लोग आगे करेंगे। अभी तो अल्कोहल फिनॉल ईथर से लगातार करेंगे। अब आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में है। ठीक है।